और आज मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूँ समाज कार्य के शोध के प्रकार पर। ठीक है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। बेसिकली आप लोग जानते भी हैं कि समाज कार्य शोध में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जो अगर हम बात करें यथा जिज्ञासा शांत करने के लिए या उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए या किसी चीज़ का सत्यापन करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसी प्रयोग में हम समाज कार्य शोध करते थे। और मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम में समाज कार्य शोध की क्लासेस हुई है उसमें आपको विशेषता के साथ बताया है कि वस्तुनिष्ठता किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, विश्वसनीयता कैसे भूमिका निभाती है, और निश्चितता, वैधता, ये सभी के सभी जो है समाज कार्य शोध में पाए जाते हैं। ठीक है, वैधता में एक्यूरेसी आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, यथार्थता जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम शुद्धता कहते हैं, एक्यूरेसी पाई जाती है रिसर्च में। और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरलाइजेशन कैसे भूमिका होती है, वो भी पाया जाता है समाज कार्य शोध के विशेषताओं में। तो मैं उन सारी चीज़ों को बता चुका हूँ जहाँ पे तथ्यों की खोज किया जाता है ना, जहाँ पर वस्तुनिष्ठता होती है, जहाँ पर विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वही होता है आपका समाज कार्य शोध, है ना। समाज कार्य शोध जो होता है वो एक प्रकार से अगर हम कहें तो अनुशंसा जैसे अनुशंसा मतलब ये हुआ कि अन्वेषण या गन्वेषण, या आप इसे कह सकते हैं शोध के रूप में, है ना, इसे आप बोल सकते हैं शोध के रूप में। पुनः किसी चीज़ को खोजने की बात कर रहा है ना, तथ्यों को प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो वही आपका क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तथ्यों की खोज के लिए जो सावधानी पूर्वक जांच करते हैं वो बेसिकली शोध ही कहलाता है। किसी तथ्य को आप सावधानी पूर्वक खोजते हैं ना, तो वही आपका कहलाता है रिसर्च। बस इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी आप लोगों को ऑप्शन में यही सारे शब्द आने वाले हैं ना। तो मैं टाइप पर बात कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर पहला टाइप अगर मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर देखें इसके कई टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अन्वेषणात्मक शोध, अभी थोड़ा सा आप लोगों को अलग अलग करके सेपरेट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं निरूपणात्मक सामाजिक शोध बोलते हैं। वर्णात्मक शोध से आप बड़ी परिचित होंगे और इसको तो आप स्टार लगाइएगा, ये यूजीसी के पेपर फर्स्ट में कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे, तो है ना। और परीक्षणात्मक या आप इसे कह सकते हो प्रयोगात्मक शोध, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी स्टार लगाइएगा। और एक व्यवहारिक सामाजिक शोध, ये भी ऑप्शन में आता है। और एक क्रियात्मक सामाजिक शोध, ये भी आता है। और एक मूल्यांकन सामाजिक शोध है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तीन चार कुछ ऐसे इसकी जो टाइप हैं उसको हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसकी जो कई प्रकार हैं, कई भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीय तर्क के आधार पर भी डिवाइड किया गया है ना। कभी इसको जो है महत्व के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया है रिसर्च को, है ना। कई क्रिया विधि के रूप में देखने को मिल जाता है, कई परिणाम के रूप में शोध को अलग कर दिया जाता है, तो वो भी वहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम कॉमन टाइप से पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे अगर हमने देखा पहले अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध किसे कहते हैं, तो मैं एक शब्द बताऊंगा, आप उसे ध्यान रखिएगा कि जो अन्वेषणात्मक शोध होता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इसी को ही अगर हम बात करें तो समावेशीय शोध बोलते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों से कभी पूछ ले कि समावेशी शोध किसे कहते हैं, तो यही आपका हो जाएगा अन्वेषणात्मक शोध ही हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली जो शोध है एक लघु रूप है। लघु का मतलब होता है छोटा, तो बेसिकली वर्णात्मक छोटा नहीं है, वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव है, वो बहुत बड़ा रूप में आ जाता है रिसर्च में। ठीक है, और यहाँ पे जो अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि अनुसंधान मूलक शोध के बारे में या समावेशी शोध के बारे में, ये एक अनुसंधान का लघु रूप है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ध्यान ये रखना होगा कि ये छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि छोटे पैमाने पर अध्ययन करने की प्रक्रिया को लेकर, तो छोटे पैमाने पर जो किया जाता है यह आपका अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें तो जो है वैलिडिटी पाई जाती है। वैलिडिटी आप जानते हैं, वैलिडिटी क्यों मैं बता रहा हूँ, वैलिडिटी कई टाइप का होता है ना। वैधता, एक बाह्य वैधता होता है, एक आंतरिक वैधता होता है ना, और एक शुद्धता होता है। ठीक है,
एक सामान्यीकरण होता है। एक जब कभी शोध की प्रक्रिया में निष्कर्ष के बाद कोई विकसित अवधारणा होती है तो वह उस स्थितियों को सत्य माना जाता है। विकसित होने के बाद शोध की निष्कर्ष निकल गया लास्ट स्टेज पर, तो वहाँ पर आप किसको क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सभी समान स्थितियों में आप उसको सत्य मान लेंगे फिर, है ना। तो सिद्धांत हो गया, अवधारणाएं होगी, ये समाज कार्य शोध का ही पार्ट माना जाता है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ज़रा ध्यान सुनिएगा। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को खोजना चाहता है तो इस स्थिति में जिस सामाजिक शोध का सहारा लिया है उसे ही हम बोलते हैं सामाजिक अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। और ये बेसिकली अगर हम बात करें कि ये एक लघु रूप, इसे हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से ये लघु रूप है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सत्य मान लिया जाएगा, लेकिन विस्तृत जांच, विस्तृत मतलब बड़ा हो जाएगा, तो विस्तृत जांच पूरा करने के योग्य नहीं है ये, इसलिए इसे लघु रूप बोला गया है। तो एक ऐसी स्थिति जब घटना जो होती है दो या अधिक पहलुओं के बीच के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करे, ठीक है। जब किसी स्थिति या कोई घटना को दो या दो से अधिक पहलू के बीच में संबंध स्थापित कर रहा हो तो ऐसी प्रतिक्रिया को हम लोग बोल देते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध होता है ये, ठीक है, अन्वेषणात्मक शोध होता है। तो सर्वेक्षण की जब कभी बात हो, जब किसी की अगर हम बात करें प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव की बात करें, ठीक है, या आपको अगर हम बात करें साक्षात्कार की बात करें, या किसी डेल्फी एक टेक्निक है डेल्फी, तो डेल्फी टेक्निक की बात करें तो हम बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो एक और बात आप लोगों को निकल के आई समझ में कि भाई ऐसे में कौन कौन से मुख्य जो है अनुपूरक या गौड़ या सेकेंडरी आंकड़े, जहाँ पर अनुभव सर्वेक्षण, जहाँ पे प्रकरण अध्ययन, जहाँ पर साक्षात्कार, जहाँ पर प्रोजेक्टिव, जहाँ पे डेल्फी तकनीकी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध में ही करते हैं, ठीक है। तो समस्याओं को स्पष्ट करना, हाइपोथेसिस को विकसित करना, अगर हम बात करें तथ्यों को परिभाषित करना, अगर हम बात करें तो उद्देश्यों की स्थापना करना, ये सारी की सारी भूमिका किस शोध में आती है, जहां आप क्या कर रहे हैं, जहां आप उपकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस की विकास कर रहे हैं, जहां आप उद्देश्य की स्थापना कर रहे हैं, जहां आप तथ्यों की परिभाषित कर रहे हैं, जहां आप समस्याओं का स्पष्ट कर रहे हैं, वो सभी के सभी अन्वेषणात्मक सामाजिक शोध होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अनुसंधान का संबंध जो है प्राथमिक अनुसंधान से, जिसके अंतर्गत समस्या के विषय में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके भावी अध्ययन आधारशिला निर्मित हो जाती है। बात वही है, समस्या को स्पष्ट कर दिया, उपकल्पना को विकसित कर दिया, अनुसंधान को प्राथमिकता दिया और उद्देश्यों का स्थापना कर दिया, ये सारी की सारी प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है अन्वेषणात्मक। कीवर्ड्स कैसे आप ध्यान रखें, एक छोटा पैमाने पे किया जाता है, एक लघु रूप होता है, कीवर्ड्स हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं। इसका जो प्रयोग किया जाता है उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए, समस्या को स्पष्ट करने के लिए, तथ्यों को परिभाषित करने के लिए, इसका उद्देश्य है बेसिकली, यही इसका काम है, यही इसीलिए इसको किया जाता है अन्वेषणात्मक शोध को, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग शायद। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह जो अन्वेषणात्मक शोध था इसके महत्व को निम्न प्रकार से बताया गया है। जैसे महत्व ये है कि शोध के महत्व का ध्यान केंद्रित करना और संबंधित विषय पर शोधकर्ता को ध्यान भी आकृष्ट करना। और अगर हम बात करें तो विभिन्न शोध पद्धतियों की उपयोगिता की संभावनाओं को स्पष्ट कर देना और अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं को विश्लेषण रूप से प्रस्तुत करना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है आप लोगों से कि जो ध्यान केंद्रित करने की प्रतिक्रिया की बात कर रहा, मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया कि इसमें क्या क्या घटना घटित होती है। तथ्यों की परिभाषित करना, संख्या को जो है समस्याओं को स्पष्ट करना, हाइपोथेसिस को विकसित करना, ये सभी की सभी प्रतिक्रियाएं जो है इसी के अंतर्गत आ जाती हैं कि महत्व पर ध्यान केंद्रित कर देना। और ये सभी सारा काम जो करता है रिसर्चर करता है। विभिन्न शोध पद्धतियों में उपयोगिता की संभावना को स्पष्ट कर देना एक प्रकार से, या अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं के बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करना, ये भी इसी का एक प्रकार से अगर हम बात करें महत्व को बताएगा। किसी विषय समस्या विस्तृत और गहन अध्ययन की व्यवहारिक आधार से, देखो मैं एक चीज़ बताया अभी लघु,
लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विस्तृत और गहन अध्ययन के रूप में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि विस्तृत जांच इसका नहीं होता। ये बात ठीक है, सही है, लेकिन जब स्थितियाँ, जब घटनाएं दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच जब संबंध स्पष्ट करने का प्रयास होता है तो वो धीरे धीरे गहन अध्ययन की तरफ चल जाता है। लेकिन वो जो गहन अध्ययन होगा वो व्यवहारिक आधारशिला होगा, व्यवहारिक पर आधारित होगा। ठीक है, व्यवहारिक का कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अप्लाइड टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है हम लोगों को। लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई विस्तृत होता है। ठीक है, क्या अन्वेषणात्मक शोध विस्तृत होता है, ये आपसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो लघु रूप ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब इसके अध्ययन की प्रक्रिया चलती है, इसमें जब इसके बारे में हम कोई इसके महत्व के बारे में बात करते हैं, तब ये क्रियाविधि हम लिख सकते हैं कि ये विस्तृत भी है और एक प्रकार से गहन अध्ययन भी है। ऐसी कंडीशन पर तब है जब हम किसी चीज़ के बारे में, घटनाओं के बारे में दो या दो से अधिक पहलुओं के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया करते हैं, तब ऐसी कंडीशन पे होता है। और यह विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार भी होता है। और यह जो शोध है ये नवीन उपकल्पना, अभी अभी मैंने आपको बहुत बताया भी था, उपकल्पना विकसित भी होती है। और मैंने बताया था समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है, तथ्यों को परिभाषित किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है, और आपका अनुसंधान की जो प्राथमिकताएं होती हैं, उद्देश्य होता है, उसकी हम क्या करते हैं, एक प्रकार से उसकी हम स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पूर्व निर्धारित परिकल्पना को तत्कालिक दशाओं में परीक्षण करना, ये भी आपका हो जाएगा। और शोध कार्य में निश्चित प्रदान करना। तो ये बेसिकली था आप लोगों का एक प्रकार से अनुसंधान मूलक, या आप इसे कह सकते हो समावेशी अनुसंधान या अन्वेषणात्मक अनुसंधान। एक टाइप का तो ये होता है। दूसरा टाइप वर्णनात्मक शोध। आप जानते होंगे वर्णनात्मक शोध के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जानते हैं किस लिए होता है। जैसे बेसिकली एक सिंपल शब्दों में मैं आपको एक वाक्य में बोलना चाहूँगा कि ये जो वर्णनात्मक शोध होता है, इसमें शोधकर्ता क्या करता है, चरों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता, वेरिएबल्स पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। सर्वेक्षण की जो पद्धति होती है, इसका प्रयोग करके वर्तमान के समय के बारे में वर्णन करता है। ये इस डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखने के बाद बात करता है, तो ये एक प्रकार का विस्तृत भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने ड्यू यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है, दिल्ली के विश्वविद्यालय, या आप चले गए उसमें, तो आपने एक अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसी रिसर्च की प्रतिक्रिया में आपने देखा कि भाई आपको ये रिसर्च करना है कि जो है महिलाओं के पास कौन कौन से फ़ोन हैं। तो आपने मान लीजिए कि भाई सैमसंग का जो फ़ोन है या नोकिया का जो फ़ोन है, वह जो है 60% लोग यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अगर हम सैमसंग के फ़ोन के बारे में बात करें तो 30% यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो एक रिसर्च का मैं पार्ट बता रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, या आप यहाँ पर किसी और भी अदर कंपनी का नाम ले लेते हैं भाई कि 10% लोग जो है यूज़ कर रहे हैं। तो आपने ये रिसर्च करने की प्रतिक्रिया जो है यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि चर पर नियंत्रित नहीं है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो गलत हो गया ये तो, कि 60% नोकिया का नहीं था, वहाँ पर 40% नोकिया का था। ये भी चीज़ें हो सकती है जब आपने, तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप लोग वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स पर नियंत्रण नहीं होता है। ये चीज़ें आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा कि चरों पर नियंत्रण नहीं होता है शोधकर्ता का वर्णनात्मक सामाजिक अनुसंधान में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो ये एक व्यापक लेवल पर होता है, एक बड़े लेवल पर होता है। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये लिखने के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों से, तो स्थिति का वर्णन करता है। ये किस चीज़ का वर्णन करता है, स्थिति का, कंडीशंस का वर्णन करता है। जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो उसे हम बोलते हैं वर्णनात्मक शोध। तभी हम लोग बोलते हैं उसे वर्णनात्मक शोध बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा कि वर्णनात्मक शोध में एक और कीवर्ड से याद रख सकते हैं, क्या है, क्या था। ठीक है, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है रिपोर्टिंग के माध्यम से, वह आपका हो जाएगा वर्णनात्मक शोध। ठीक है, क्या है, अभी आपने ये देखा कि भाई पहले तो आपने बनाया कि नोकिया का जो यूज़ किया जा रहा फ़ोन वो 60% लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तो था, लेकिन निकला क्या है वहाँ पर, वेरिएबल्स पर तो नियंत्रण ही नहीं है शोधकर्ता का। यहाँ पर तो जब शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं तो फिर तो वहाँ पे 40% आ गया है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर नियंत्रण ही नहीं होता है उनका। अगर हम बात करें तो ये सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग करता है, और मैंने आपको बोला भी है यहाँ पर सर्वेक्षण पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है ये इसी में किया जाता है। वर्तमान समय का वर्णन करता है। ये क्या है,
ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है? वर्णनात्मक शब्द इसी का, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इस शोध में शोधकर्ता का जो चरों पर कोई नियंत्रण नहीं, प्लस में इसमें जांच की जो परिस्थितियां और वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित किए जो है किए जाते हैं, मतलब जब उसका चेंजेस किया जाता है परिस्थितियां का और वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित किए हुए इसको किया जाता है। इसमें कोई भी चर के साथ फेरबदल मैनिपुलेट की बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। कई बार तो इसका जो है कोरिलेशन और अवलोकन जैसे रिसर्च के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अवलोकन मतलब आपका ऑब्जर्वेशन, साथ संबंध यानी कोरिलेशंस, ठीक है, आप ये भी समझ सकते हैं। और मैनिपुलेट तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वेरिएबल्स पर इस पर कोई पकड़ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल शब्द था। बाकी आप देखेंगे तो वर्णनात्मक सामाजिक शोध एक ऐसा सामाजिक शोध है जिसमें उद्देश्य समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्र करना होता है और उसके आधार पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होता है ना। तो ये आपका बन जाता है वर्णनात्मक सामाजिक अनुसंधान। ठीक है, तो ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल है, आप इजीली कर भी लेंगे इसको, है ना। बस एक शब्द याद रखिए कि वेरिएबल पर इस पे सामाजिक कार्यकर्ता का कोई पकड़ नहीं होती है, इसलिए आप इसे बोल सकते हैं कि उसकी क्रियाविधि क्या है और क्या थी, ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसकी कुछ बेसिकली वर्णनात्मक शोध की कुछ विशेषताओं के बारे में बात किया गया है। जैसे इसमें समस्या विभिन्न पक्षों का सविस्तार पर प्रकाश डालता है। इस में अगर हम बात करें तो उपकल्पना का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर अभी अभी मैंने आपसे बोला है कि उपकल्पना कहाँ निर्माण होती है, कोई बता सकता है क्या मुझे? उपकल्पना का विकसित किस टाइप वाले में हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? बताइए जरा, अगर किसी को पता है तो बता सकता है तो बताइए जरा। अभी मैंने बताया भी है आपको, बताइए। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग सुबह सुबह? मैंने भाई अभी अभी बताया ना, सर अन्वेषणात्मक शोध में है क्या? अन्वेषणात्मक शोध में है। उपकल्पना का इसमें डेफिनेटली बताओ, 110% बताओ। वही ऐसे ही तो प्रश्न बनते भाई कि जहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रक्षेपण तकनीकी के बारे में बात कर रहा था, तथ्यों को परिभाषित करने की बात कर रहा था, उपकल्पना को विकसित करने को बताया था, उद्देश्यों की स्थापना करने को बताया था, जानकारी प्राप्त करने के रूप में जब तथ्य को परिभाषित करते हो वो सभी के सभी समावेशी अन्वेषणात्मक और अनुसंधान मूलक का ही तो पार्ट माना जाता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में प्रश्न बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखा करें। और देखिए यहाँ पे कहा है कि उपकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं होता है, ये भी इसकी विशेषता बता देता है, क्योंकि यहाँ पे उसका नियंत्रण है ही नहीं है शोधकर्ता का, है ना। तो ये वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, ये बड़ा हो सकता है, ये व्यापक लेवल पर भी होता है ना, इसमें लिखा जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। सर इसका एक उदाहरण दे दीजिए सर। हाँ बता रहा हूँ। उपकल्पना का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती कैसे? हाइपोथेसिस का उदाहरण का निर्माण अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे जब किसी शोध के बारे में आप बात करते हैं, जब कोई रिसर्च की काम आप करते हैं तो वहाँ पर हमें उपकल्पना की ज़रूरत पड़ती है। और उपकल्पना होती क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? उपकल्पना क्या होती है, हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक जिज्ञासु कहीं कुछ भी कार्य करने से पहले उसकी कल्पना बना ली जाती है मन में, उसको कहते हैं उपकल्पना। हाँ, आपने ये तो कल्पना तो बना ही लिया, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट शब्दों के बारे में अगर हम कहें तो उपकल्पना कहेंगे किसे भी। एग्जैक्ट शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में बोले शोधकर्ता के माध्यम से कि ये चीज़ें होती क्या है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि समस्याओं के बारे में एक शिक्षित तरीके से आपने जो अनुमान लगाना चाहते हैं वही आपका उपकल्पना कह रही है, एक प्रकार से शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप किसी समस्या के बारे में मतलब सर यहाँ पर एक अनुमान लगाने की बात करते हैं। मतलब सर यहाँ पर सर यहाँ अनुमान नहीं लगाया जाता, नहीं प्रकार किया जाता है, ये कह सकते हैं अनुमान। हाँ, आप ये चीज़ें भी बोल सकते हैं कि अनुमान कैसे लगा सकता है। अनुमान अगर आप लगा भी रहे हैं तो आपका वेरिएबल्स पर नियंत्रण ही नहीं ना, अनुमान भी तो लगा रहे हैं लेकिन नियंत्रण भी तो नहीं है ना अनुमान पर भी, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए फिर ऐसी कंडीशन पर। ठीक है, चर के साथ भी कोई बदलाव नहीं करते सर इसमें, चर पे कोई नियंत्रण ही नहीं है तो फिर क्या बदलाव करेंगे उसमें, कोई नियंत्रण ही नहीं इस पर है तो वेरिएबल्स पर, तो है ना। और इसका प्रयोग जो है समस्याओं के शोध के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है जिससे संबंधित अध्ययन पहले से नहीं किया जा चुका है। और इसके विषय में जो है सावधानी बरतनी
पड़ती है, इसके विषय के चयन में सावधानी बरतनी पड़ती है, और इसका शोधकर्ता एक निष्पक्ष अवलोकनकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। इस शोध के चरणों अगर हम बात करें तो कुछ चरण होते हैं, उस रास्ते से गुजरता है। जैसे हम बात करें कि अध्ययन के विषय का चुनाव करेगा, शोध और उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, तथ्य संकलन का प्रविधियों का निर्धारण करेगा, निदर्शन का चयन करेगा, तथ्यों का संकलन का चयन करेगा और तथ्यों का विश्लेषण करेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेप इम्पोर्टेंट है। परंतु अगर एग्जैक्ट आप लोगों से पूछ ले कि बताइए जरा आप कि वर्णनात्मक शोध के चरण किन किन चरणों से होकर गुजरता है वर्णनात्मक, तो आप कहेंगे कि अध्ययन के विषय का चुनाव करेगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आएगा उद्देश्य का निर्धारण करेगा, तीसरे स्टेप में आएगा कि विधियों का निर्धारण करेगा, चौथी स्टेप में आपका सैंपलिंग का चयन होगा, पांचवें स्टेप में आपका तथ्यों का इन्वॉल्व करोगे, उसके बाद आपका तथ्यों का विश्लेषण। जैसे जब भी आप सोचे कि तथ्य आएंगे, जब आप तथ्यों को संकलित करेंगे जस्ट उसके बाद ही विश्लेषण होता है, उसके बाद ही विश्लेषण होता है, याद रखेंगे आप लोग। अब उसके अंतर्गत ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रिया होती है, सांकेतिकरण होता है आपका, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका एक टेबुलेशन वैल्यूज़ भी आते हैं, टेबुलेशन वैल्यूज़ भी आएगी, तो संकलन के बाद तो आता है और विश्लेषण से पहले आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, ये आप पढ़ेंगे आगे आंकड़ों का संकलन क्या चीज़ होता है, जिसको आप तथ्यों के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर परीक्षणात्मक सामाजिक शोध के बारे में। एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही सरल है, आप इसे इजीली कर भी लेंगे। जरा मुझे बताएंगे कोई कि एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? प्रायोगिक अन्वेषण होता है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या गलत है। इसमें एक शब्द ध्यान रखिएगा, एक शब्द नहीं, दो शब्द ध्यान रखिएगा, एक कारण और प्रभाव, दो शब्द ध्यान रखिएगा, कारण और प्रभाव। जब ये दो शब्दों मिले तो आप लोग को तुरंत सोचना है प्रयोग के बारे में, ध्यान रखिएगा। जब दो शब्द ये मिल जाएं कभी किसी ऑप्शन में, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि परीक्षणात्मक सामाजिक शोध के बारे में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, प्रयोगात्मक रिसर्च के बारे में। यह रिसर्च बताता है कारण और प्रभाव के संबंधों के बारे में, और यहाँ पर बताता है कि जो घटना है उस घटना को अंजाम देने के बारे में। जैसे आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, तो यह एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध में दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही अंतर्गत आ जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया एक्सपेरिमेंटल के अंतर्गत आ जाती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ता हूँ। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि परीक्षणात्मक सामाजिक शोध के द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि नवीन परिस्थिति परिवर्तन का समाज के विभिन्न समूहों, समाजों, समुदाय, संस्थानों और संरचनाओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा है। तो आप अगर ये भी शब्द अगर याद है आप लोगों को, क्या और कितना, तो भी आप इजीली कर पाएंगे क्या और कितना को लेकर। मैंने अभी अभी आपको बताया है ना कि भाई क्या है क्या था किसको। अच्छा ओके ठीक है, तो मैंने आपको एक शब्द बताया था भी, क्या है क्या था। ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से जब कभी जिक्र करूं तो आप इजीली समझ जाते हैं कि भाई ये तो वर्णनात्मक है। नाम से पता ही चल रहा है कि वर्णनात्मक स्थितियों का वर्णन किया जा रहा था जहां पर शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा था। फोन वहां पर आप बोल दिए कि भाई 60% है, लेकिन 60% था ही नहीं। लेकिन फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कारण के बारे में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पे कारण और प्रभाव दोनों आ जाता है। तो क्या और कितना प्रभाव पड़ता है ये बात करने लगता है आपका एक्सपेरिमेंटल। ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आप लोगों ने बहुत प्रश्न देखे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का जो है कैंसर होता है, यह एक निश्चित कारण है। भाई आप जानते हैं भली भांति तरीके से, निश्चित है ना ये तो ये एक निश्चित कारण बन गया यहाँ पर, है ना। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके सामाजिक घटना समस्याओं का उत्तरदायित्व कारकों के रूप में कुछ चर
को नियंत्रित किया जाता है, बाकी बचे चरों के प्रभाव को नवीन परिस्थितियों में देखा जाता है, और ये जो है पद्धति से प्राप्त तथ्य और कार्यकारण संबंधी जो है विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है पाश्चात्य परीक्षण, दूसरा होता है पूर्व पाश्चात्य परीक्षण, तीसरा होता है आपका कार्यांतर तथ्य परीक्षण। ये 3 टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। यह आपका 3 टाइप का परीक्षण होता है या रिसर्च होता है, आप इसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसके अंतर्गत हम तो जो अच्छा पहले अगर हम बात कर लेते हैं अगर ऐतिहासिक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ऐतिहासिक होता क्या है। ऐतिहासिक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये एक ऐसा शोध होता है, ये वर्णनात्मक अनुसंधान की तरह ही एक अलग इसकी पहलू है, और इसमें भी हम तथ्यों और जानकारी का उपयोग करते हैं ऐतिहासिक से ही, है ना। आपको पता होना चाहिए ऐतिहासिक से ही, शब्दों से ही चलिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का भी प्रयास बेसिकली कभी कभी देखने को हमें मिल जाता है आलोचनात्मक में। अगर हम बात करें तो इसमें सामान्यतः किसी भी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है, ठीक है। तो भूतकाल वर्तमान काल के बारे में अगर कोई चर्चा करता है तो वो ऐतिहासिक तथ्यों के परीक्षण के बारे में होता है। तो ये नाम से आप इजीली कर लेंगे, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर आप ऑप्शन में आता है, इसकी परिभाषा वगैरह ऑप्शन में आती है, तो आप तुरंत वहाँ पे सोच लेना कि यार ये तो भूतकाल और वर्तमान की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आता है ये। एक अभी मैंने आपसे बोला है कि भाई पाश्चात्य परीक्षण के बारे में, तो आफ्टर वर्ल्डली एक्सपेरिमेंटल के बारे में आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले लगभग समान विशेषताओं और समान प्रकृति वाले 2 समूह को चुनाव किया जाता है। इनमें से एक को नियंत्रित समूह और दूसरे को परीक्षणात्मक समूह कहा जाता है। तो एक ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल के बारे में, वो 3 टाइप के होता है, जिसमें आपका देखा एक आफ्टर परीक्षण, एक बिफोर परीक्षण, एक ऐतिहासिक परीक्षण। आफ्टर वाले में क्या होते हैं, आपको 2 तरीके के यहाँ पर समूह मिलते हैं, और एक जो समूह होता है उस पर नियंत्रण पाया जाता है, और जो दूसरा समूह होता है उस पर परीक्षणात्मक समूह के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि नवीन परिस्थितियों या चर पर परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, लेकिन परीक्षणात्मक समूह में किसी एक नवीन कारक की सहायता से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता। तो किसी एक, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, किसी एक नवीन कारक की सहायता से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इसमें 2 कारक हैं, 2 समूह शामिल हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें परिवर्तन की बात जो होती है परीक्षण के बाद वाले में प्रोसेस में कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल भी है, आप इसे देख सकते हैं इजीली तरीके से कि 2 समान बेरोजगार समूह का चयन किया, और इसमें से एक समूह में शिक्षा का चर के रूप में लागू किया और दूसरे समूह को पहले की तरह ही रख दिया। और यदि कुछ समय उपरांत वह समूह जिसमें शिक्षा का चर प्रत्यारोपित किया जाता हो या किया गया हो, जहाँ पे बेरोजगारी से उबर पाने में सफल रहा हो, और दूसरा समूह जैसा का वैसा ही है, तो यह एक प्रकार से आपको बता रहा है पाश्चात्य परीक्षण के बारे में, जहाँ पे 2 समूहों के बारे में चर्चा की जा रही है। ध्यान रखिएगा, अगर पाश्चात्य परीक्षण मिलेगा तो आप 2 समूह के बारे में सोचिएगा, और फिर उसके बाद आप सोचिएगा कि नवीन परिस्थिति या कोई चर के द्वारा परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी एक कारक की सहायता से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। यह आपका हो जाएगा आफ्टर वर्ल्डली एक्सपेरिमेंटल वाला परीक्षण हो जाएगा। ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल का ही टाइप बन जाता है। अगर हम बात करते हैं पूर्व के बारे में, बिफोर के बारे में, तो इस विधि के अंतर्गत जो है केवल एक ही समूह का चयन होता है। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ 2 देख रहे थे, यहाँ पर एक ही समूह का चयन हो रहा है, लेकिन इसका अध्ययन की जो प्रक्रिया होगी वो 2 विभिन्न अवधियों में किया जाएगा। बस मतलब 2 अवधि में किया जाएगा, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं, परंतु होगा एक ही समूह। लेकिन वहाँ पे 2 समूह होंगे, लेकिन विभिन्न अवधि नहीं होगी, एक ही अवधि में किया जाएगा, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा वहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, और आगे हम बात करेंगे तो कार्यांतर में देखो, अभी मैंने आपको बताया था एक्स फैक्टो एक्सपेरिमेंटल, ये
इम्पोर्टेंट भी है एक प्रकार से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऐतिहासिक के नामों से हमें पता चल जाता है कि भूतकाल और वर्तमान काल की बात कर रहा था। अगर आपको कार्यांतर तथ्यों के बारे में बात करें, एक्स फैक्ट पोस्ट फैक्टो के बारे में, ये एग्जाम में प्रश्न आता है पार्ट ए वाले में, तो ये जो सामाजिक विज्ञान व्यावसायिक संगठनों में बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, और इस शोध में किसी घटना का पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको, किसी घटना के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह मूल रूप से घटना का जो स्वतंत्र चर होता है उससे संबंधित होगा, आश्रित चर से नहीं होगा, स्वतंत्र चर से संबंधित होगा। ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, अगर हम देखें तो इस विधि का प्रयोग पहले ही घट चुकी घटना या ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। तो कभी कभी भूतकाल वर्तमान चीज़ों के बारे में अगर कोई चर्चा होती है तो वो भी बेसिकली इसी में देखने को हमें मिल जाती है कभी कभी। ठीक है, तो कार्यांतर तथ्य परीक्षण ये 3 टाइप के थे, मैंने अभी आपको बता दिए हैं, आप इसका भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरा है विशुद्धि अनुसंधान का मतलब था प्योर शोध, एक प्रकार का शोध के बारे में बात कर रहा है। आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्योर के बारे में, तो आपको एक सिंपल शब्द में जो सिद्धांत होते हैं उस सिद्धांत का निर्माण होता है और ज्ञान का विस्तार होता है। बेसिकली ये सिद्धांत का निर्माण जो है विज्ञान और गणित के शोध में किया जाता है। विज्ञान और गणित के शोध में अगर कोई रिसर्च होता है तो वो एक विशुद्ध या मूल भी आप इसे बोल सकते हो, मूल शोध भी बोल सकते हो, इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जब उद्देश्य किसी घटना समस्या का समाधान ढूंढना ना होकर उसके मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण के संबंध को समझकर विषय से संबंधित वर्तमान ज्ञान में वृद्धि करना हो, तब विशुद्धि शोध का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर, ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर और पुराने ज्ञान का संशोधन करना। ठीक है, तो ये भी चीज़ होता है, फार्मूले वगैरह जो है बेसिकली नए नए निकलते रहते हैं, है ना। तो ये भी पता है, एक्सपेरिमेंट विज्ञान के माध्यम से भी होते हैं ना। तो यहाँ पर मैथ और साइंस 2 सब्जेक्टों को ध्यान रखिएगा प्योर रिसर्च में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सिद्धांतों के प्रयोग में इसको लाया जाता है। सिद्धांत के लिए विशुद्ध अनुसंधान में अपन समाधान नहीं ढूंढते, जबकि वर्तमान ज्ञान की वृद्धि होती है इसमें। हाँ, वर्तमान ज्ञान की वृद्धि होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ आप करेंगे सिर्फ ज्ञान में वृद्धि की बात। ठीक है, यही आपका होगा प्योर आपका रिसर्च होगा। ठीक है, मैथ का और साइंस में हम इसका यूज करते हैं, इस शोध का। ज्ञान की बात करते हैं, यहाँ पर नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, है ना, उसी का तलाश करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नवीन तथ्यों की प्राप्ति होगी, नवीन अवधारणाएं जो है प्रतिपादन उपलब्ध अनुसंधान की विधियों की जांच होगी, कार्य कारण संबंध बताया जाएगा, पूर्व ज्ञान एवं पुनः परीक्षण भी होगा। ये भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अप्लाइड शोध क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे, जिसको आप व्यवहारिक शोध बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए। अच्छा, जो व्यवहारिक शोध होता है ये बेसिकली समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने के लिए, है ना। और यह नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मौलिक अनुसंधान का आधार पर किया जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, जो मूल अनुसंधान है उसके आधार पर भी इसको हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक शोध में लिखा हुआ है स्वीकृति सिद्धांत के आधार पर किसी घटना समस्या का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि उसे एक व्यवहारिक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जाए। बहुत ही सरल है ये। अप्लाइड मतलब होता है व्यवहारिक, जहाँ पर आप रिसर्च में किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। पहले वर्ड से याद रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने का उपयोग करेंगे तो भी आप इसी का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मौलिक अनुसंधान में, जिसको आप बोलते हो एक प्रकार से अप्लाइड वाला, वही है। उसमें अगर हम बात करें
तो यहाँ पर सहायता से दोनों के बीच में हम अंतर भी देखते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान, जिसको हम प्राथमिक अनुसंधान कहते हैं, उनमें बेसिकली अंतर क्या है, उसमें बेसिकली अंतर क्या। अब आप पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि इस शोध का जो उद्देश्य होता है सामाजिक समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, साथ साथ सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों यथा मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, धर्म, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है और इसके कार्य कारण संबंधी तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है। वह आपका व्यवहारिक शोध के बारे में बताता है, यही आपका व्यवहारिक शोध हो जाएगा। तो समस्या के संबंध में नवीन ज्ञान के प्राप्त करने के साथ साथ जो सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों के बारे में बात कर रहा है, वो कौन है? वह व्यवहारिक है। वो कौन ऐसा शोध है जहां पर घटना समस्या का इस प्रकार अध्ययन करता है कि व्यवहारिक समस्या का समाधान हो सके और उसको हम प्रस्तुत करें। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? व्यवहारिक अनुसंधान ही होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें परिभाषा के हिसाब से भी देखेंगे। श्रीमती यंग के अनुसार कि ज्ञान की खोज एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं और कल्याण से होता है। वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि समस्त ज्ञान सारभूत रूप से इस अर्थ में उपयोगी है कि सिद्धांतों का निर्माण में एक कला का व्यवहार लाने का अध्ययन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट होता है। या आप ऐसी भी बोल सकते हैं कि सिद्धांत तथा व्यवहार आगे चलकर प्रायः एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये बातें कहने वाली हैं श्रीमती यंग महोदय। व्यवहारिक शोध के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टाउफर ने 3 टाइप के रूप में यूज़ किया, बताया कि व्यवहारिक शोध जो होता है वो विधियों का उपयोग होता है, उसका विकास किया जाता है। विशुद्धि शोध के लिए प्राथमिक या प्रमाणित सिद्ध हो जाता है। ये विशुद्धि का मतलब होता है प्योर शोध के लिए। ठीक है, जहाँ पर आप गणित और साइंस की बात कर रहे थे। आगे अगर हम बात करें तो किसी प्रकार के जहाँ पे सामाजिक तथ्य और समाज के लिए उपयोगी होता है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो शोध विश्वसनीयता प्रमाण भी प्रस्तुत कर देता है। व्यवहारिक शोध ऐसे तथ्य और विचारों को प्रस्तुत करता है जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया में तेजी दिखाता है। तो ये भी सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन में भी तीव्रता से बताता है। शोध में विश्वसनीयता को प्रमाणित भी प्रस्तुत कर देता है। प्लस में यहाँ पर जो विशुद्धि शोध है उसके आधार पर भी हम साइंस और मैथ का प्रयोग, जहाँ पे सिद्धांत का और नियमों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी आ जाता है। तो ये राउफर का नाम आता है। ये 3 टाइप के इन्होंने बताए थे राउफर ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्शन शोध के बारे में। आप जरा मुझे बताइए कि क्रियात्मक शोध क्या होता है? एक्शन शोध बताइए। तात्कालिक समस्या का समाधान निकाला जाता है। तात्कालिक समस्या का समाधान निकालना। ओके, देखो ये बेसिकली अगर हम बात करें, पहले तो आपको एक शब्द बता देता हूँ, वो नाम याद रखिएगा। अभी रिट का एग्ज़ाम 2021 में ही हुआ है, उसमें पूछ लिया था सीधा सीधा कि क्रियात्मक शोध किसने बोला है। देखो रिट वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न को, क्योंकि इतना फेमस है ये। तो आप याद रखिएगा, इसका नाम आता है कर्ट लेविन, या कहीं कहीं इसको कर्ट लेविन भी कहा जाता है, या कर्ट लेविन भी कहा जाता है। कर्ट लेविन इसका नाम है। इसने 1940 की दशक में इसका प्रयोग किया था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में इंटरवेंशन से रिलेटेड करता है, हस्तक्षेप से रिलेट होता है। ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे हैं, उनकी गहन समीक्षा क्या रही है, इसके बारे में चर्चा करता है ये क्रियात्मक शोध। तो क्रियात्मक शोध तत्कालिक समस्या का समाधान करना, इमीडिएटली प्रॉब्लम का समाधान कर देता है, और किसी समस्या का समाधान के प्रगति में उसकी समस्या का समाधान करने वाली जो प्रक्रिया होती हैं वो कैसे सुधार और संशोधन किया जाता है, ये भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्रियात्मक शोध के बारे में भी। और क्रियात्मक शोध के बारे में अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के मध्य में गुड्डे और हर्ट ने एक परिभाषा के रूप में स्पष्ट किया कि यह योजनाबद्ध कार्यक्रम का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित कर देता है, चाहे वे गंदी बस्ती
की अवस्थाएं हो, या प्रजातीय तनाव, पूर्वाग्रह या पश्चाताप हो, या किसी संगठन का प्रभावशालिता भी हो सकती है। ऐसी प्रतिक्रिया में एक्शन रिसर्च का हम प्रयोग करते हैं। आप समझिएगा अच्छे से, एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वास्तविकता संसार के कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करने की क्रियाविधि जब आती है तो ये इसी में आती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है। अक्सर हम उपयोग भी करते हैं एजुकेशन में कि इसमें सुधार हो सके, इसी का प्रयोग करते हैं, है ना। और शिक्षण गतिशील वातावरण में भी हम इसका प्रयोग में लाते हैं, गतिशील वातावरण बना रहे, सकारात्मक वातावरण बना रहे। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी को प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति आदि जैसी क्रियाओं में क्या करता है, एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध जो है अपने कार्य को संचालित करता है। शिक्षक सशक्तिकरण के रूप में भी बनाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर और प्रभावी ढंग से लागू करने के रूप में भी ये भी आपका बना देता है क्रियात्मक शोध ही। मूल्यांकन की प्रक्रिया में बनाता है आप लोगों का, संस्थान का प्रशासन में भी बनाता है। तो ये आपका एक्शन रिसर्च है। कर्ट लेविन 1940, याद रखना आप सभी लोग, जहाँ यह एक बात कर रहा है आपसे उसकी, जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविकता संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करने की क्रियाविधि वो क्रियात्मक होगा, एक्शन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम बात करें तो किसी शोध के में अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक आवश्यकता का परिणाम स्वरूप आरंभ होता है और इसमें विकसित किया जा सकने वाला शोध के स्वरूप उपयोग किया जाता है। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक समायोजन का संचालन होता है। मूल्यांकन की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसमें प्रमुख निर्देशक सिद्धांत मानव अंतःक्रिया में भी होता है। विशिष्ट विषयों का अध्ययन किया जाता है, न कि संपूर्ण रूप से इसे सैद्धांतिक रूप से समग्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इवैल्यूएटेड मूल्यांकन के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक प्रकार से मूल्यांकनात्मक अनुसंधान क्या होता है। मूल्यांकन का मतलब आप समझ गए होंगे, शब्दों से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि भाई ये कहीं ना कहीं मूल्यांकन करने की क्रियाविधि को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ऐसे में अगर हम बोले तो समाज की जो उपस्थिति, गुणात्मक प्रकृति और तथ्यों के प्रवृत्ति के अध्ययन और विश्लेषण के साथ साथ उसकी उपयोगिता को भी मूल्यांकित किया जाता है। तो ऐसे शोध स्वाभाविक सामाजिक परिवर्तन और नियोजित सामाजिक परिवर्तन दोनों के बारे में समझ विकसित करने का प्रयोग करता है, और यही आपका मूल्यांकन। मतलब वो सीखा कितना है, ठीक है, इसके आधार पे, और क्या कारण रहा है कि वो सीख नहीं पाया है। ठीक है, कारणों के बारे में भी बता देता है ये। तो ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली हम मूल्यांकन अनुसंधान का भी यूज करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन अनुसंधान का भी हम इसमें यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं गुणात्मक के बारे में, बात समझ में आ गई। देखो, मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ वर्णनात्मक, जहाँ पर स्थितियों के वर्णन के बारे में बताया जा रहा था, है ना। जहाँ पर मैंने अभी आपको एक जो है उसके बारे में बताया भी कि इसको हम ब्रीफ में लिख सकते हैं, वर्णन डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया, अच्छा ध्यान रखिएगा, वर्णनात्मक में दो टाइप भी आता है, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी होता है, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लैंगिट्यूडनल जो होता है स्टडी होता है, एक अनुप्रस्थ जो है होता है वर्णनात्मक, एक अनुदारी भी होता है। अच्छा, क्रॉस में क्या होता है, एक समय में अलग अलग गुणों के अंतर की बात करते हैं एक समय में। जैसे वर्णनात्मक में एक बात बता दूं, मैं वर्णनात्मक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि मैं रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को, सुन लीजिए। जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो एक समय में अलग अलग गुणों का अंतर देखते हैं एक समय में। जैसे मान लीजिए एक पौधा आपने लगाया और उस पौधे की देख रेख कर रहे, तो वो देखा आपने 1 महीने में इतना ग्रोथ किया है, उसी एक ही पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर उस पौधे पे आप 3 माह में फिर रिसर्च करना चले गए, फिर 3 माह बाद आए, फिर देखा कितना ग्रोथ हुआ, क्या रीज़न रहा। ये एक ही पौधे पर जो क्रियाविधि चल रही है वो आपका हो जाता है क्रॉस सेक्शनल हो जाता है, जिसको आप बोलते हो अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ मतलब एक ही पर चला होता है। ठीक है, अगर जैसे अभी आप लोग देखना पार्ट ए पार्ट बी, है ना, एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, हॉलीवुड की मूवी थी वो।
तो उसमें एक ही व्यक्ति की एक पहली एज में बताया गया कि वो 17 साल के वर्ष में उसकी क्या व्यवहार रहा, फिर उसकी जो एज 30 वर्ष हो गया तो पार्ट 2 आ गया है उसका इस समय, ठीक। मूवी का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अब वही मूवी पर बनाई, मतलब आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं दूसरी की बात अगर करूँ, जैसे यहाँ पर कि जो लैंगिट्यूड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अनुदैर्य की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि एक रूप में करना और ये अलग अलग समय पर करना। एक रूप में करते हो अलग अलग, मतलब एक पौधे तो लगाए आपने, उसी पर शोधकर्ता क्या करता है कि 3 माह भी गया, फिर 5 माह में गया, फिर 7वें माह में गया, इस तरीके का प्रयोग क्रिया विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे ऊपर में कि यहाँ अंतर को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप कि भाई उन पौधों में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। 17 वर्ष की उम्र में ये मूवी बनी, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 30 वर्ष की मूवी जो है हो गया तो वहाँ पर बनी। लेकिन यहाँ जब एक ही पौधा हो और उस पर रिसर्च कर रहे हैं आप बार बार, तो वो आपका हो जाता है अनुदैर्य हो जाता है, अनुदैर्य रिसर्च हो जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये लंबा चलता है अनुदैर्य, है ना, लंबा चलता है ये अनुदैर्य, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए, फिर प्रयोगात्मक के बारे में बताया मैंने कि एक्सपेरिमेंटल क्या है, फिर फंडामेंटल जिसको बेसिक मौलिक बारे में बात किया मैंने कि ज्ञान में वृद्धि होती है, ये भी बताया मैंने। फिर अप्लाइड बताया कि जहाँ पर समस्या के बारे में वास्तविक स्थितियों को लागू करता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। फंडामेंटल में मौलिक रिसर्च जो है उसके बारे में कि किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह को निकालना होता है उसमें। फिर एक्शन रिसर्च में बताया कि कोई अचानक समस्या आए तो उसको तुरंत समाधान कैसे कर दिया जाए, वो एक्शन रिसर्च का एक प्रकार से पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये मिल जाता है। अब हम बात करेंगे जो है गणनात्मक अनुसंधान के बारे में, और ये जो है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है, और ये मात्रात्मक आप इसे कह सकते हो। गणनात्मक अनुसंधान मूल्यांकनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है क्या? गणनात्मक अनुसंधान मूल्यांकन अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अलग है। लेकिन आप उसमें अगर डालना चाहें कि गणना के आधार पर कि उसमें कितना ऑब्जर्व, मतलब कितना उसका वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि नहीं हुई है, तो आप गणना के आधार पर डाल सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, उसका प्रकार है, ये अलग है, सेपरेट है। बेसिकली ये जो गणनात्मक, हाँ बोलिए सर। अभी तक अपन ने सात अनुसंधान पढ़ लिए हैं, तो सर ये गणनात्मक किसके अंतर्गत आएगा? ये उसके आगे है क्या सर? ये शोध का प्रकार है, एक ये शोध का ही प्रकार एक और है, गणनात्मक शोध का भी प्रकार है, जिसको हम बोलते हैं मात्रात्मक शोध। हम क्या बोलते हैं? मात्रात्मक शोध बोलते हैं। हम इसी को बोलते हैं परिणात्मक शोध। ये भी एक प्रकार है, उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये इसका प्रकार है, एक मात्रात्मक और परिणात्मक शोध। तो ये जो एक प्रकार आप देख रहे हैं अनुसंधान का, शोध का, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखें आप सभी लोग कि इसमें जो है स्ट्रक्चरल डाटा होता है। ये स्ट्रक्चरल डाटा का मतलब होता है, अगर हम कहें कि संरचनात्मक तरीके का डेटा लेता है, ये स्टैटिकल एनालिसिस करता है, ये एक ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन निकालता है, ये सर्वे करता है, ये एक्सपेरिमेंटल के आधार पर भी होता है। इसमें नंबर हो सकता है, इसमें स्टार आप दे सकते हैं, एस्से वगैरह के बारे में बात होती है, तो फैक्टर वगैरह के बारे में बात होती है, तो ये गणनात्मक के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर हम पढ़े यहाँ पर कि सामाजिक जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं और तथ्य इस प्रकार होते हैं जिसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है और उसी के आधार पर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक अवलोकन भी किया जा सकता है इसमें, और उसी के आधार पर वर्णन भी किया जा सकता है। शाब्दिक तौर पर क्वांटिटिव और परिणाम का अर्थ जो है मात्रा के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। सांख्यिकीय का विश्लेषण भी हो सकता है, ठीक है। गणनात्मक मापन भी हो सकता है ये। तो ये बेसिकली जब आप किसी नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टार वगैरह भी देते हैं किसी व्यक्ति को, है ना, तो वो भी आ जाएगा इसमें। एस्से वगैरह अगर आप लिखते हैं तो भी इसी का पार्ट बन जाता है, एस्से मतलब निबंध वगैरह, है ना। फैक्टर वगैरह के बारे में बात करते हैं तो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फास्टर मतलब एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये तीव्र गति से भी किया जाता है, और चीफ भी होता है, सस्ता भी होता है, ये भी आप कह सकते हैं इसे, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो एक और आता है इसी का जो है इसी के समानार्थी चलता है, वो होता है गुणात्मक शोध। अब गुणात्मक शोध में ये होता है क्वालिटेटिव, यह अनस्ट्रक्चरल होगा। ये एक प्रकार से अगर हम बात करें समरी पर बात करता है, सारांश पर बात करता है, ये सब्जेक्टिव कंक्लूजन निकालता है, ये इंटरव्यू फोकस करता है, ये ग्रुप डिस्कशन की बात करता है, ये ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देता है। वहाँ आप देख रहे थे ऑब्जेक्टिव, तो ये सब्जेक्टिव हो गया।
वहाँ देख रहे थे आप स्ट्रक्चरल, यहाँ पर देख रहे हैं आप अनस्ट्रक्चरल। वहाँ आप देख रहे थे स्टैटिकल एनालिसिस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, समरी पर बात हो रही है। वहाँ आप देख रहे थे सर्वे एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन और ग्रुप्स का डिस्कशन। वहाँ आप नंबर दे रहे थे, यहाँ आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। वहाँ आप स्टार दे रहे थे, यहाँ आप जो कमेंट की प्रतिक्रिया होती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कमेंट वहाँ नहीं लिख सकते हैं, मात्रात्मक में कमेंट वगैरह नहीं चल सकता। ये आपका गुणात्मकता है। एक्यूरेसी जो पाई जाती है ये इसी में पाई जाती है, गुणात्मक में एक्यूरेसी पाई जाती है। वो सस्ता होता है, ये सस्ता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये मोर इन्फॉर्मेशन की बात करता है, ये अपसारी चिंतन की बात करता है, वो अभिसारी चिंतन की बात करता है। ये स्लो होता है, वो फास्टर था। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी की सारी चीजें। तो ये है एक प्रकार का आपका हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक शोध। एक आपका होता है, अगर हम बात करें तो एक होता है कॉन्सेप्चुअल होता है एक, और एक होता है इम्पेरिकल होता है, इम्पेरिकल भी होता है। और जो कॉन्सेप्चुअल होता है वो तथ्य पर बात करता है, तर्क वितर्क पर चलता है। ये थ्योरेटिकल रिसर्च चलती है इस पर, कंसेप्चुअल पर तर्क से कार्य किया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तर्क पर होता है, थ्योरेटिकल होता है ये कंसेप्चुअल। लेकिन जो इंपेरिकल की बात करता है वो अवलोकन पर आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। इंपेरिकल देख कर कार्य किया जाता है, इस पे अवलोकन डेटा होता है इसमें इंपेरिकल में। ठीक है, ये चीज़ें होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। आगे हम बात करते हैं, एक है तुलनात्मक शोध, और यह शोध जो है इकाई समूह के मध्य पाई जाती है। सामान्यताएं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय ग्रामीण महिलाओं तथा इंग्लैंड और अमेरिका की ग्रामीण महिलाओं की तुलना का अध्ययन किया जाए तो विभिन्न महानगरों में जो है महिलाएं अपराधियों की तुलना में अध्ययन, भारतीय व जापानी समाज की तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना इत्यादि। तुलनात्मक जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, शहर को भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अदर कंट्री को ले, ग्रामीण और शहरी महिला पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक प्रकार से रिसर्च तुलनात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके थोड़े से अंतर दिए गए हैं, आपको मैं अंतर थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इजीली समझ भी जाएंगे कि गुणात्मक अनुसंधान में क्या क्या क्रियाविधि होती हैं और मात्रात्मक अनुसंधान में क्या क्या क्रियाविधि होती है ना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है सारा के सारा कि गुणात्मक शोध क्या है और मात्रात्मक शोध क्या। देखिए यहाँ पर मात्रात्मक शोध है, ऊपर गुणात्मक शोध था, और मैंने बताया ना भी कि संख्या पर आधारित होता है ना। यहाँ पर देखिए मैंने कहीं लिखा भी सांख्यिकी विधियों पर उपयोग में लाया जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक बार इसे सीन कर लेना आप लोग, है ना, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। अंतर के बारे में स्पष्ट करते हैं तो अभी हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए गुणात्मक जो शोध होगा वो व्यक्तिपरक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि मात्रात्मक जो शोध होगा वो एक प्रकार से अगर वस्तुनिष्ठ होगा, वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एक और लेते हैं, और ये कहता है कि गुणात्मक जो शोध होगा वो खोजपूर्ण होता है, ठीक है, और मात्रात्मक जो शोध होगा वो अनुसंधान के विपरीत में निर्णायक शोध होता है। गुणात्मक शोध में डेटा को जो है एक प्रकार से संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें तो इस अनुसंधान में तर्क की बात किया जाता है, और इसमें तर्क के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है, डेटा को संकलित किया गया है। तो ये आगमनात्मक का प्रयोग करता है गुणात्मक, और मात्रात्मक निगनात्मक का प्रयोग करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। गुणात्मक शोध जो होता है वो नमूनाकरण पर आधारित होता है, सैंपल पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम बात करें आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये सर थोड़ा सा इसमें ये कर दीजिए सर, थोड़ा सा इसका कर दीजिए। अच्छा, आगमनात्मक का मतलब होता है एक प्रकार से जहां आपने उदाहरण के माध्यम से आपने नियम बताए हैं, और निगनात्मक में जहां पर आपने नियम से आपने उदाहरण बताए हैं। तो बेसिकली वो मैथ में यूज होता है निगनात्मक,
और जो आगमनात्मक होता है वो हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से किसी चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका आगमनात्मक, निगमनात्मक। अभी आएगा आपका और आगे भी। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नमूनाकरण होता है, सैंपलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो एक रैंडम नमूने की बात किया जाता है, उस पर निर्भर करता है मात्रात्मक शोध, ठीक है। मौखिक जो डेटा होता है वो गुणात्मक शोध को एकत्र करता है, जो मात्रात्मक होता है वो औसत डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एवरेज डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। गुणात्मक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जांच एक प्रक्रिया के रूप में उन्मुख होती है, मात्रात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता है। विश्लेषण किया जाता है गुणात्मक शोध में शब्द, चित्र, वस्तु की, जबकि मात्रात्मक शोध में संख्यात्मक डाटा होता है, संख्या डेटा होते हैं, नंबरिंग होता है। गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो बेसिकली आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर विचारों की खोज करता है, और जो मात्रात्मक शोध होता है वो विरोध करने के उद्देश्य चर के बीच संबंध और प्रभाव को जांच करता है, संबंध और प्रभाव के बारे में बात करता है मात्रात्मक शोध, ठीक है। विचारों की खोज गुणात्मक करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे शोध के चरण के बारे में। शोध के चरण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। टाइप आपका बहुत सारे टाइप थे, मैंने करवा दिए, ठीक है। देखो आप लोगों को पता होगा, ये मैंने बताया भी था, PhD CAG यानी कैग आर, PhD कैग आर। आप यहाँ से कहते P से आपको याद रखना है प्रॉब्लम, H से आपको याद रखना है हाइपोथेसिस, D से आपको डिज़ाइन, C से आपको कलेक्शन, A से आपको एनालिसिस, G से आपको जनरलाइजेशन, R से आपको रिपोर्ट। ये आप इसे ध्यान रख सकते हैं, PhD कैग आर, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये आपको पता है तो चरण को आप सही तरीके से लगा लेंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे आप लोग। ये पता होना चाहिए, ये एक ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है इसका यूज होता है। P से हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, और 7 कह सकते हैं आप रिपोर्ट, है ना। ये 7 टाइप की जो है एक प्रकार से डिवाइड कर दिया गया। हालांकि बहुत टाइप है, अगर हम बात करें एक एक करके तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर एच के कपिल के अकॉर्डिंग इनकी एक किताब थी अनुसंधान विधियाँ, उस किताब में इन्होंने जो है टाइप बताए हैं कुल टोटल 14। जैसे इन्होंने कहा कि विषय का चयन होना चाहिए, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, जिसको आप बोलते हो लिटरेचर रिव्यू के बारे में बोलते हो ना, तो ये दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। पहले विषय का चयन होगा, फिर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपने अध्ययन हेतु समस्या को उठाना एक प्रकार से अध्ययन के लिए, फिर अध्ययन समस्या की जो है युक्ति संगत आधार पर प्रस्तुत कर देना, फिर अध्ययन के संबंध में अवधारणा और निर्मित के रूप में स्पष्ट परिभाषित करना, अध्ययन के उद्देश्यों को बताना, अध्ययन के क्षेत्र में सीमाबद्ध करना, अध्ययन के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पना को रचना, फिर जो है अभिकल्पना जिसको आप बोलते हो डिज़ाइन, फिर उसकी विधि का चयन करना, और उस विधि में भी आपका जो प्रक्रिया चलेगी वो चलेगी सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग चलता है अब डिज़ाइन में, हाइपोथेसिस कहाँ चलता है भाई, हाइपोथेसिस चलता है अध्ययन में, ठीक, याद रखिएगा ये भी। जैसे कीवर्ड्स है, पकड़ सकते हैं आप लोग मैच करते दौरान, ठीक है, या क्रम लगाते दौरान। अभिकल्पना के बाद ही आपका सैम्पलिंग आएगा, अभिकल्पना से पहले कभी भी सैम्पलिंग नहीं आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो आंकड़ों का संकलन भी होता है, आंकड़ों का व्यवस्थापन एवं विश्लेषण होता है, परिकल्पना को सत्यापित किया जाता है, और निष्कर्ष और सामान्यीकरण किया जाता है, फिर प्रतिवेदन किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात तो आप सभी लोगों को, है ना। चलो, ये है आपका चरण। अब यहाँ पर हर एक चरणों के बारे में बताया भी गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। समस्या का चयन और विश्लेषण कैसे है, ये प्रथम चरण है जिसमें आप समस्या का चुनाव करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं भली भांति तरीके से, है ना। उपकल्पना की बात अगर हम करें, ये दूसरा चरण है जिसमें कार्यवाहक उपकल्पना का निर्माण करता है। जैसे उपकल्पना का प्रयोग संबंधी सामान्यीकरण जिसकी वैधता जांच अभी शेष रहती है। वास्तव में उपकल्पना के अभाव में किसी भी प्रकार का अनुसंधान की कल्पना नहीं की जा सकती है। समस्या का स्पष्टीकरण करने के लिए या उसके बाद अनुसंधानकर्ता जब
निर्णय करता है तो उसके विषय में या उसके किसी विशेष पहलू पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वह एक प्रकार की उपकल्पना हो जाती है, जिसको आप बोलते हो हाइपोथेसिस। अगर हम एक शब्दों में अगर हम बात करें हाइपोथेसिस को, तो आप क्या परिभाषित करेंगे हाइपोथेसिस को एक शब्दों में, बताइए जरा। हाइपोथेसिस को अगर आपको परिभाषित करना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे हाइपोथेसिस को, बताइए। अच्छा, इससे पहले भी साहित्य समीक्षा भी आता है, वो लिखा नहीं है, वो भी आप समझ जाना कि साहित्य समीक्षा का भी प्रयोग होता है, जैसे हमने किताब वगैरह पढ़ के यूज करते हैं इसका, है ना, बुक वगैरह पढ़ के। बताइए जरा उपकल्पना क्या है, बोलिए। उपकल्पना क्या हो सकती है? डिजाइन, सर अनुमान लगाना। हाँ ये तो सही है, एक शब्दों में अनुमान लगाना, ठीक है भाई। जब कोई भी शोध की प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया में किसी समस्या को संभावित समाधान के रूप में दो या दो से अधिक चरों के संबंध को जब आप बताते हैं तो उस समय शोधकर्ता उस कथन को करता है और उसी कथन को हम लोग बोल देते हैं ये हाइपोथेसिस है। उसी कल्पना को हम बोल सकते हैं कि उपकल्पना है वो चीज़ है। जब दो या दो से अधिक समस्या संभावित समाधान करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर ये आपका उपकल्पना हो जाती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। सर ये उपकल्पना दो टाइप की होती है ना सर, एक क्रॉस सेक्शनल होती है और दूसरी सर ये भी हो सकता है अनुदैर्य, एक अनुदैर्य। हाँ अनुदैर्य, लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं आप। आगे हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आता है तथ्यों का अवलोकन करना, ये भी होगा। फिर तथ्यों का विश्लेषण या सारणीयन करना, है ना। जिससे आप को मैंने बता रहा था जब वहाँ पे क्रियाविधि पर, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि जब तथ्यों का अवलोकन हो रहा है तो तथ्यों के अवलोकन के बाद ही उसका वर्गीकरण और सारणीयन भी होता है, ठीक है। सारणीयन मतलब टैबुलेशन भी होता है, ये भी आप देखेंगे अभी, ठीक है। सामान्यीकरण के बारे में बात किया जाए या प्रतिवेदन के बारे में बात किया जाए, ये भी आपका रिसर्च का ही एक स्टेप बन जाएगा, है ना। जनरलाइजेशन मैंने बता रखा है, प्रतिवेदन भी आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शूटर के अकॉर्डिंग, तो शूटर ने बेसिकली इन्होंने 15 टाइप के बताए। इतने नहीं पूछे जाते हैं कि किसने बताया है कितने टाइप का होता है, 15 स्तर पर होता है, ठीक है। बाकी इसमें से अगर आपको सबसे पहले दे देगा कि विषय का चुनाव, ये लिख देगा। दूसरा आपका लिख देगा कि भाई पुस्तक का निर्माण करना। तीसरा लिख देगा आपसे मान लीजिए कि समस्या को हल होने की संभावना की जांच। चौथा आपसे लिख देगा कि तथ्यों का प्रदर्शन लिख देगा, बाकी बीच का छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैच करना पड़ेगा कि पहले जाहिर सी बात है विषय का चयन होता है, उसके बाद समस्या का समझने का क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है, फिर सूची निर्माण करनी होती है, फिर समस्या, उसी को ही हम बोल सकते हैं समस्या का परिभाषित करना, फिर हम बोल सकते हैं समस्या के तथ्यों को अलग करना, फिर हम कह सकते हैं तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर समस्याओं का वर्गीकरण कर देना, है ना। तो ये सभी के सभी जो होगा आपका शूल्टर के अकॉर्डिंग जो होगा टाइप बन जाएगा, या आप कह सकते हो इसका स्तर बन जाएगा, ठीक है। स्तर का मतलब स्टेप। चलो अब हम बात करते हैं सैंपलिंग के बारे में। सैंपलिंग होता क्या है? सैंपलिंग आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। किसी भी शोध की प्रक्रिया में जब न्यायदर्श हम करते हैं तो न्यायदर्श करना तो बड़ी अच्छी बात तो है नहीं भाई ऐसी कंडीशन पर, तो ये तो हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि एक्यूरेसी ला सकें किसी चीज़ पे, है ना। क्या ला सकें? एक्यूरेसी ला सकें। ऐसी कंडीशन में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो संपूर्ण से लिया गया छोटा सा अंश जिसमें संपूर्ण से गुण और लक्षण विद्यमान होते हैं, सांख्यिकी में समस्त इकाइयों या समूहों के संपूर्ण की विशेषताओं का अन्वेषण के रूप में चुनी गई इकाई को हम संपूर्ण या प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं प्रतिदर्श या नमूना कह सकते हैं, या इसे हम सैंपलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका सैंपलिंग हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सैंपलिंग की टाइप देखें तो ये बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक होता है संभावना भी बोल सकते हैं आप, या तो इसे प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आप इसे बोल सकते हो, है ना। और एक होता है गैर संभावना या गैर संभावित भी आप कह सकते हो, जिसको आप नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी में हमेशा रैंडम का प्रयोग करते हैं, यादृच्छिक विधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप यादृच्छिक का प्रयोग ना करके अपनी मनमर्जी से जब कोई चीज़ प्रयोग करते हैं वो आपका हो जाता है आपका गैर संभावना वाला, नॉन प्रोबेबिलिटी में गैर संभावना वाला जाता है।
जहां पर सभी को चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर हो और उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और जहां पर सभी को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर ना हो उसे हम अपनी बोल सकते हैं कि मनमर्जी या पक्षपात होने की संभावना भी बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी की बात होता है ये पूर्वाग्रह रहित होता है और ये जो होता है पूर्वाग्रह सहित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसे समझ सकते हैं। इसमें पूर्वाग्रह होगा, इसमें पूर्वाग्रह नहीं होगा, संभावना में पूर्वाग्रह नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं संभावित प्रतिचयन के बारे में। संभावित प्रतिचयन के बारे में अगर हम बात करें तो एक होता है सरल दैव प्रतिचयन, दूसरा होता है स्त्रीकृत दैव प्रतिचयन, तीसरा होता है व्यवस्थित प्रतिचयन बहुसंचरणीय, और एक होता है गुच्छ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए संभावित प्रतिदर्श कौन सा नहीं है। तो ये 5 तो आपको आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो आप वो प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे। एक होगा सिंपल यानी सिंपल टाइप का, दूसरा होगा आपका स्तरीकृत में, तीसरा होगा आपका व्यवस्थित रूप में, चौथा जो होगा आपका बहुसंचरी या बहुस्तरीय रूप में, जो पांचवा होगा इसको गुच्छ बोलेंगे या क्लस्टर बोलेंगे या आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है सिंपल। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम एक एक करके थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके अंतर्गत आते क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे में जब हम सैम्पलिंग करते हैं रिसर्च में, तो ऐसी कंडीशन पर जब जनसंख्या में किसी इकाई या न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन जो है एक संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन की हम बोलते हैं संभावित या संभावना न्यायादर्श बोलते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया में आप अगर देखें तो पहला आपका है सरल के रूप में। ठीक है भाई, सरल दैव प्रतिचयन के रूप में तो ये बहुत ही सिंपल है, आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे जनसंख्या इकाई को एक क्रम के अकॉर्डिंग रखा जा रहा है, इसमें क्रमांक देखा जा रहा है, जिसमें इकाइयों को लिखने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की पूरी समान संभावनाएं बन रही, सभी को चुना जाने की संभावनाएं बन रही है। यह अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इकाई का चुना जाना जिसमें दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावनाओं को प्रभावित नहीं भी करती है, तो यह एक प्रकार का सरल दैव प्रतिचयन के रूप में आता है। बेसिकली इसमें कुछ विधियाँ होती हैं जो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेथड्स या विधि के बारे में, तो एक विधि होती है आपकी लॉटरी विधि होती है ना, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा लॉटरी विधि के बारे में। ये लॉटरी विधि जो हम प्रयोग में लाते हैं, ये प्रयोग में कैसे लाया जाता है, सभी तथ्य इकाइयों का नाम या कोड की संख्या का एक पर्ची पर लिख लेते हैं और उसे फिर पर्ची पर लिखकर उसको हम एक डिब्बे में डाल देते हैं या बॉक्स में डाल देते हैं। फिर उसको भाई हम क्या करें, ठीक तरह से हिला देते हैं और हिलाने के बाद उसको हम बोलते हैं कि आंख बंद करके उसे निकाले उस पर्ची को। ठीक है, जैसे ही उस पर्ची को निकालता है तो उसमें अगर जो संख्या दी हुई होती है अगर वो दिख जाती है तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, उसको हम चयन कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, ये लॉटरी बन जाता है आपका। तो बहुत ही सिंपल है, बाकी अगर आप पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें इसमें लिखा भी हुआ है, पर्ची के माध्यम से दिखेंगे। ठीक है भाई, आँख में काली पट्टी बांधकर इसको पर्ची को निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, लॉटरी विधियाँ हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करें तो एक आपका आ रहा है कार्ड प्रणाली। कार्ड प्रणाली भी आ रही है और कार्ड प्रणाली का मतलब यहाँ पर वही सिस्टम है, थोड़ा सा उसी से ही रिलेट करता है। यहाँ पर हम कार्ड डाल देते हैं, वहाँ पर पर्ची डाल लेते हैं तो यहाँ पे कार्ड डाल देंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समान आकार का होगा, रंग के कार्ड होंगे, मतलब वो भी रंग के कार्ड होंगे और उसमें समस्त इकाइयों पर नाम इंकित किए गए होंगे, नाम लिखे होंगे। ठीक है, और बड़े से ड्रम में डालकर जोर से हिला दिया जाता है, फिर उसके बाद निकाला जाता है। तो वहाँ पर शोधकर्ता क्या करता है, उसके आधार पर लोग व्यक्तियों को या बच्चों का चुनाव करता है। तो यहाँ पे कार्ड प्रणाली ये कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। एक और आता है, ये भी प्रणाली हम बेसिकली ध्यान रखिएगा, सिंपल में लगाते हैं, सिंपल वाले रैंडम में है ना, उसी में हम यूज़ करते हैं। एक आपका होता है टिपिट प्रणाली। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में टिपिट प्रणाली के बारे में भी बताया था कि टिपिट प्रणाली का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था LHC टिपिट, जिसका नाम था प्रोफेसर टिपिट। 1927 में इन्होंने क्या किया था, इसके बारे में चर्चा किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा टिपिट प्रणाली के बारे में। और इसमें कुल टोटल जो संख्याएं दी गई हैं टिपिट प्रणाली में,
वो संख्याएं हैं 10,400 की सूची बनाई गई है, जिसमें से हर में प्रत्येक नंबर में ऐसे 4 अंक दिए होते हैं। कितने अंक दिए होते हैं? 4 अंक दिए होते हैं, ठीक है, 4 अंक। तो ये इस क्रम में यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ता है, वो काउंट करना। अब जैसे अगर मैं आपसे बात बताऊं कि आप कह सकते हो 3 6 4 4 2, ठीक है भाई, 2 2 6 3, ऐसे आपने नंबर दे दिया, ठीक है भाई, इस तरीके का, ठीक है, ऐसे आपने नंबर, ये ऐसे नंबर कितने हैं? 10,400, 4 अंक, ठीक है भाई। अब ऐसे में बच्चों से हम बोलेंगे कि भाई आंख बंद करके बच्चा क्या करेगा, अपनी फिंगर को इस पे ट्रेस करेगा, और जिस पर बच्चे ने अपनी फिंगर को रख दिया हम उसी का चयन कर लेंगे। तो अब हमने इसका जैसे इस पे रखा है, हमने इसका चयन करेंगे तो इसमें नंबर देखेंगे, कितना नंबर है? 2 + 2 + 6 + 2, तो हम इसको ऐड कर देंगे, 2 2 4 4 और 6 हो जाएगा आपका 10 और 2 हो जाएगा 12। तो 12 नंबर का जो बच्चा है उसका चयन हो गया। तो इस तरीके की प्रणाली जो होती है वो टिपिट प्रणाली के अंतर्गत आती है। मैक्सिमम जो होगा वो 999 यानी 9,999 होता है, ये मैक्सिमम के रूप में आता है, ठीक है। तो ये 4 नंबर में, क्योंकि 4 ही डिजिट की बात करता है ना, ये साफ शब्दों में लिखा भी है, आप लोगों ने देखा भी है, 4 अंकों वाला होता है। तो 36 नंबर का बच्चा जैसे सबसे ये मैक्सिमम वाला नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है समूह में अधिकतम 36 बच्चे होने भी चाहिए, ठीक है। योग करने पर 36 अगर आया है तो उस समूह में 36 बच्चे भी होने चाहिए। अगर बाई दबे 9,999 वाले पर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन पे, और जब ऐसे कंडीशन पे नहीं हो तो रिसर्चर इसको हटा देगा, इस नंबर को, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उसमें नंबर हटा देगा ना, वो तो रखने से क्या फ़ायदा, ठीक है। ये हो गया टिपिट प्रणाली। और क्या था? ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्रों में चुनाव के लिए किया जाता है ना, ग्रिड प्रणाली। और ग्रिड प्रणाली बेसिकली जो होता है, ये इसका जो अध्ययन होता है किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जिसमें अगर हम बताएं मानचित्र का तैयार करना होता है, ठीक है, मानचित्र वगैरह इसमें तैयार करना होता है। उसके मानचित्र के आधार पर, ठीक है, जिस पर नंबर अंकित किए होते हैं और उसके आधार पर उसे चयन कर लिया जाता है, मतलब मानचित्र बना दिया जाता है और मानचित्र पर ये बता दिया जाता है भाई इसमें जो ग्रिड विधि है, ग्रिड प्रणाली जो है, उसमें कौन सा नंबर पर है, और वो व्यक्ति अगर चुनाव करता है तो उस व्यक्ति को जो है चुनाव कर लिया। तो यहाँ पर भेदभाव भी नहीं होता है, ठीक है, मानचित्र के माध्यम वाली ग्रिड विधि में आ जाती है मानचित्र में, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं, नियमित अंकन प्रणाली भी होती है आपका, ये भी माना जाता है। और इसमें सर्वप्रथम जो होता है विशेष ढंग से काल स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और एक निश्चित रूप में कर लिया जाता है। समग्र में से कितनी इकाइयों का चयन किया गया है उस प्रतिचयन को माना जाता है इसमें, मतलब एक नियमित अंकन है, नियमित अंक दिया गया है, उसके आधार पर भी चुनाव किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला हो गया, 10वां हो गया, 20वां हो गया, 30वां हो गया, ऐसे क्रम में रखा जाता है। तो ये एक नियमित अंकन प्रणाली है, इसके आधार पर जो चयन किया जा रहा है 10 छात्रों का, ये नियमित अंकन में कहलाता है आपका, ठीक है। 10 छात्रों का चयन करना, 100 छात्रों में से 10 छात्रों का चयन करना होता है, ठीक है। तो ऐसी सूची बना दी जाती है, तो इसमें ये क्रियाविधि संचालित हो जाती है, ठीक है। नियमित अंकन प्रणाली होती है ये, है ना। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कि स्तरीकरण को लेकर, है ना। अभी देखो इसमें एक और होता है लकी ड्रॉ होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से होता है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और मुझे 10 बच्चों को चुनना है, तो बच्चों के नाम होंगे और वहाँ पर कोई भी एक बच्चा जो है उसका चुनाव कर लेगा, तो वो फिश बॉल ड्रा भी कहा जाता है, उसे ही हम बोल देते हैं लकी ड्रॉ भी बोल देते हैं। पासा एक विधि होती है, जैसे आपने क्या किया, लूडो का पासा आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पर, आपको ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया, इसमें 6 बच्चे हैं, इसमें 6, ये पासा है समझ लीजिए, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी पासा है, ये भी पासा है, ये भी पासा है, ये भी पासा है ना, 6 लोग हैं इसमें, ठीक है। अब डाइस है, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 2 3, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब आपने लूडो का देखा होगा, जो पासा डाइस देखा होगा, और अगर ऊपर से बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है, पासे पर आपने फेंका और वो 4 आ गया है, तो आप यहाँ पे जो 4 नंबर का समूह है, इस व्यक्ति का चुनाव जाना, मतलब यहाँ पे आप ग्रुप का चुनाव कर रहे हैं ना, 6 बच्चों का चुनाव हो रहा है ग्रुप का,
तो आप यहाँ पर इसका चुनाव जो है संभव हो जाएगा। यहाँ पर अगर डाइस पे 4 आ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं पासा विधि या डाइस विधि बोलते हैं। तो एक पासे में केवल व केवल 6 अंक ही होते, और एक क्लास में 100 बच्चे में से अगर आप 6 बच्चों का समूह बनाकर चुनाव करेंगे तो 6 अंक का इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है टॉस विधि, यहाँ पर जैसे 5-5 का एक समूह बनाते हैं और टॉस करते हैं हेड या टेल के माध्यम से, तो वो भी आपका टॉस विधि के माध्यम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। ये भी आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका नाम के आधार पे, अल्फ़ाबेट नाम के आधार पर भी चयन किया जाता है। जैसे ए पहले आ गया, डी आ गया, जी आ गया, एन आ गया, पी आ गया, आर आ गया, टी आ गया, ऐसे ABCD के, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा इसके बारे में, है ना। तो वो हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अस्तरीकरण के बारे में। जरा देखिए अस्तरीकरण क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे अस्तरीकरण के बारे में? अस्तरीकरण क्या होता है? हो कि चले गए हो? यही है सर। चलो फिर ठीक है, बताओ जरा अस्तरीकरण क्या होता है? क्या हो सकता है, मैं बताऊं फिर? चलो, ये जो कि आप जो अस्तरीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी है सैंपल के अंतर्गत आएगा। और इसमें हम जो देखते हैं ना, समिष्ट जनसंख्या पर बात करते हैं। एक विजातीय होता है, एक समजातीय होता है। यहाँ पर समजातीय और विजातीय का जब चुनाव होता है तो वह आपका अस्तरीकरण के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए ध्यान सुनिएगा, जब किसी जनसंख्या के उसके गुण और उसकी विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में हम ना बांटे, हम नहीं बांट रहे हैं उसके विशेषता और गुण के आधार पर नहीं बांट रहे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? समजाति होगा कि विषम जाति होगा? मैं कह रहा हूं कि जब किसी जनसंख्या को उसके गुण और विशेषता के आधार पर, उसका गुण और उसकी विशेषता के आधार पर हम नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है, अलग अलग भागों में नहीं बांटते हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा? समजाति या विषम जाति? वो हो जाएगा विषम जाति, ठीक है। तो जैसे आपने किया कक्षा 4 के बच्चे हैं तो उसमें बॉयज़ गर्ल्स अलग कर दिया, OBC ST SC के कास्ट, जनरल वगैरह का जो है कास्ट, इस तरीके से आपने डिवाइड करके किया है, तो विषम जाति के आधार पे ये क्रियाविधि के रूप में संचालित किया है। तो बेसिकली जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या से ही 2 टाइप बनते हैं। एक होता है आपका परिमिति और दूसरा होता है अपरिमिति। जो परिमिति होता है, जब किसी रिसर्च की प्रक्रिया में हमें ऐसी जनसंख्या मिले जिसकी सदस्य की गणना किया जाए और जिसमें सदस्य हम गिन सकें, और जिसे आप गिन सकते हैं वो आपका फाइनाइट हो जाएगा, परिमिति हो जाएगा। अब जैसे किसी कक्षा के छात्र हैं तो उनको गिन सकते हैं, परिवार के सदस्यों की संख्या गिन सकते हैं। और जब जनसंख्या में आपको मान लीजिए जो समिष्ट है, जो समग्र, जो जनसंख्या आपने लिया है, यहाँ पर जिस एरिया का जनसंख्या लिया है आपने, अपरिमिति हो जाएगी जिसके सदस्यों में हम गणना नहीं कर पाते हैं, है ना। जब हम गणना ही नहीं कर पाते, जिसका हम काउंट ही ना कर पाएँ, तो वो आपका अपरिमिति हो जाता है। और यहीं से आपको निकल के आता है न्यायदर्श, प्रतिचयन, प्रतिदर्श, सिंपल, व्यष्टि, इकाई, सैंपल, ये चीज़ें निकल के आ जाती है इसमें, ठीक है। यहीं से निकल के आया है। यहाँ पे मान लीजिए 1000 लोग थे, इसमें से आपने 100 लोगों पर रिसर्च किया है, ठीक है, इन्हीं के आधार पर बनता है। तो जब हम किसी भी जनसंख्या को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है तो हम उसे कहेंगे कि यह विषम जनसंख्या के रूप में है। अलग अलग भागों में बांट दिया कि एक तरफ छात्र हो गया, एक तरफ छात्रा हो गई, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है रिप्रेजेंट कर देती है कभी कभी आप लोगों का किस में, वो रिप्रेजेंट हो जाती है अस्तरीकृत के अंतर्गत हो जाती है, ठीक है। तो अस्तरीकृत में बेसिकली रेशियो भी देखा जाता है, समजाति भी देखा जाता है, विषम जाति भी देखा जाता है, ठीक है। 40, अब मान लीजिए 40% जो है भाई छात्र हैं, 60% छात्राएं हैं, तो ये एक प्रकार का रेशियो निकल के आ जाता है हमारे पास, है ना। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम बात करते हैं अस्तरीकृत में। अस्तरीकृत में बेसिकली अनुपातिक भी होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना, अनुपात के रूप में भी, है ना। तो अनुपातिक भी होता है और जो है असनुपातिक होता भी है। और अगर हम बात करें भारयुक्त जो है
स्तरीकृत प्रतिचयन भी होता है। हालांकि इसके अंदर में नहीं आएगा, लेकिन टाइप इसका जरूर आप हो सकता है पूछ ले किसके अंतर्गत आता है। इजीली लिखा रहेगा स्तरीकृत स्तरीकृत, तो आप समझ जाएंगे। अनुपातिक और असमानुपातिक और भारयुक्त, ठीक है, आप इजीली पहचान भी जाएंगे इसके बारे में। इसके प्रकार थे। व्यवस्थित प्रतिचयन होता है, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे व्यवस्थित प्रतिचयन में। तो ये एक सरल तथा आसान होता है और इसमें अंतराल का जो है प्रतिदर्श इसको कहा जाता है, और इसका पूर्व निर्धारण व्यक्तियों की सूची को नियमित बनाई जाती है। अंतराल के बाद जो है सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से व्यवस्थित प्रतिचयन है, जिसपे आप चयन किया है पूर्ववर्ती इकाइयों पर, ठीक है। जहाँ पर आपने संख्या के आधार पर चयन किया है, लॉटरी विधि लगा दिया है आपने, अन्य विधियों लगा दिया, उन विधियों का आप प्रयोग करते हैं व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थित के रूप में, ठीक है। तो ये यूज में आ जाता है व्यवस्थित प्रतिचयन के रूप में, ठीक है। बहुसंचरणी में भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि इस विधि का प्रयोग जो है बड़े अध्ययन पर किया जाता है, जो है इस प्रतिचयन को निकालने के लिए किया जाता है। इस विधि के कितना टाइम और लेंगे सर अभी? बस ये एक और रह गया है, समाप्त हो जाएगा इसके बाद, है ना, सैम्पलिंग समाप्त कर दूं, ठीक है। तो उसके बाद आपका इस विधि में अगर हम बात करें तो प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है इसका। और इकाइयों का चुनाव जो है प्रक्रिया के अनेक स्तर पर होकर गुजरता है। तो बहुस्तर का मतलब होगा बहुचरण, बहुत सारे स्तर होंगे उसके आधार पर ये होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये बहुस्तरीय के रूप में देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका आता है गुच्छ, जिसको आप बोलते हो क्लस्टर के रूप में या आप इसे समूह के रूप में। तो अगर कोई न्यायाधीश जो है क्षेत्रफल अधिक है तो उसका प्रशासनिक निगरानी करने के लिए, व्यय की दृष्टि करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जब आप समूह न्यायाधीश के लिए बहुत उपयोगी बन जाता है, बहुत सहायक बन जाता है, तो ऐसी प्रतिक्रिया में हम लोग क्लस्टर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत के 10वीं कक्षा के छात्रों का सर्वेक्षण किया और हमने सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन किया, फिर उनमें से जिले और ब्लॉक, फिर गांव स्तर पर जाकर हमने उसका चयन किया, ठीक है। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया क्लस्टर के रूप में देखने को हमें मिलती है, ठीक है, क्लस्टर के रूप में, याद रखिएगा। गैर संभावित में अगर हम बात करें तो बेसिकली गैर संभावित में कई टाइप, एक उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन होता है जहाँ पर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में गए, ये दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली का एक क्षेत्र, यहाँ पर मान लीजिए साउथ दिल्ली का ये एरिया है, ये भूकंप से प्रभावित है। तो आपने इस सीमित एरिया में आपने क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी हो जाती है क्या, उद्देश्यपूर्ण आपका प्रतिचयन हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के प्रतिदर्श में शोध के लिए न्यायाधीश इकाई पूर्ण प्रतिनिधित्व होती है तो वह उद्देश्यपूर्ण में होती है। तो लोगों पर शोध करना, भूकंप के क्षेत्रों में शोध करना, ठीक है, ये प्रतिक्रिया देखने को हमें मिल जाएगी। ये अपने मनमर्जी से करते हैं। अब भूकंप मान लो दिल्ली में तो एक ही जगह तो आया नहीं होगा, पूरे दिल्ली में आया है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, ये देखो भेदभाव वाला होता है, भेदभाव सहित होता है, तो इसलिए उसने यहाँ पर भेदभाव किया कि एक ही क्षेत्र पे चला गया है, ठीक है, यहाँ पर साउथ दिल्ली में, दिल्ली का और क्षेत्र में नहीं गया। तो ये भी यहाँ पर हो सकता है, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी, ठीक है। सीमित क्षेत्रों पर अगर आपसे कभी प्रश्न बने, अगर क्वेश्चन बनता है आप लोगों से कि मान लीजिए कोई शोधकर्ता जब बाढ़, भूकंप आदि विषयों पर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोध कार्य करता है तो वह कौन सा न्यायाधीश होगा। बाढ़, भूकंप इत्यादि विषयों के बारे में जब बात होता है तो वो उद्देश्यपूर्ण भेदभाव सहित, हाँ, जो भेदभाव सहित होगा, या आप भेदभाव सहित नहीं लिखा मिलेगा आपको मिलेगा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। सीमित क्षेत्र पर शोध करने के लिए कोई शोधकर्ता किसी भी न्यायाधीश का चुनाव करने में वो विशिष्ट क्षेत्र का भी प्रयोग कर सकता है, प्रभावित क्षेत्र का भी प्रयोग कर सकता है, विशेष उद्देश्य न्यायाधीश का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप इसे ध्यान रखेंगे। नंबर 2 पे आता है सुविधाजनक पर, और सुविधा का मतलब आप समझ भी गए होंगे एक प्रकार से कि अपने सुविधा अनुसार की बात कर रहा होगा, कहीं ना कहीं अपने सुविधा अनुसार की बात कर रहा होगा। तो जब एक मान लीजिए मराठी शोध करता है, किसी शहर में जाता है शोध कार्य करने के लिए, तो उस व्यक्तियों का चुनाव करता है जिस व्यक्ति को मराठी आती है, या उस विद्यालय का चयन करता है वहाँ पर मराठी बोली जाती है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, भेदभाव हो गया। तो सुविधा के अनुसार गया, अपने सुविधा के अनुसार चला गया, ठीक है। तो ये भी आपका, अगर मान लीजिए आप ऐसे विद्यालय या क्षेत्र का चुनाव करेंगे जहाँ आपका परिचय है, तो वो भी आपका सुविधा अनुसार में हो जाएगा, कन्वेंशन में हो जाएगा, सुविधात्मक प्रतिचयन में भी हो जाएगा।
ऐसा आप न्यायाधीश या शोधकर्ता अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सुविधा को ध्यान में रखता है तो भी ये उसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आता है कोटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोटा कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कोटा प्रतिदर्श होता क्या है। कोटा अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कोई बता सकता है मुझे कोटा क्या होता है? कोटा एक प्रकार से हिम है, इसका जो है हिमगेद इसको बोलते हैं। ठीक है, हिमगेद या जो है अभ्यंश प्रतिचयन भी बोलते हैं। तो जैसे एक एडमिन होता है, यहाँ पर ये एडमिन है सोशल वर्कर, और इसने दो व्यक्ति को एक फॉर्म दिया कि भाई इस क्षेत्र का जाओ सर्वे करके आओ। तो इसने उसको पर्याप्त डेटा नहीं मिला, तो फिर ये दो व्यक्तियों ने क्या किया, दो और व्यक्तियों को अपना फॉर्म दिया, और ये व्यक्तियों ने क्या कर दिया, दो व्यक्तियों को और फॉर्म दिया। तो ये कोटा वाला चल रहा है, एक प्रकार से अभ्यंश प्रतिचयन चल रहा है। फिर इन्होंने दो व्यक्तियों को दे दिया, इस तरीके का जब इन्होंने फॉर्म दे दिया तो यहाँ पे डेटा मिल रहा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा दे, लेकिन एडमिन जो है, एडमिन को ये व्यक्ति नहीं जान रहा है। कौन सा व्यक्ति? ये व्यक्ति एडमिन को नहीं, ये व्यक्ति तो इसको जान रहा है, ये व्यक्ति इसको जान रहा है, ये व्यक्ति जो है इसको नहीं जान रहा है। तो यह व्यक्ति इसके लिए जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष संबंध रख रहा है, तो इसलिए इसको हम अनौपचारिक बोलेंगे। और अगर ये व्यक्ति इससे संबंध रख रहा है तो ये एक प्रत्यक्ष हो जाएगा और ये औपचारिक हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है लोगों से कनेक्टेड नहीं है, ये लोग डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। एडमिन से ये डेटा मिलेगा तो इनको देंगे, ये डेटा इनको देंगे, ये डेटा फिर लाकर इनको देगा, एडमिन को देगा। तो ये एक प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं गुप्त या छिपी हुई न्यायदर्श, गुप्त या छिपी हुई न्यायदर्श भी बोल सकते हैं। तो हम इसका प्रयोग बेसिकली यूज करते हैं इसका भी, है ना। क्लियर हो गया इतनी बातें? बताइए जरा। अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि जब कभी भी शोधकर्ता छिपी या गुप्त जनसंख्या पर शोध कार्य करता है तो उसे कौन सा प्रतिदर्श कहेंगे? अभ्यंश प्रतिचयन। अभ्यंश प्रतिचयन। अगर कहेगा गुप्त व छिपी जनसंख्या वाला न्यायदर्श कौन सा है, तब क्या बोलोगे? कोटा प्रतिचयन होगा, ऑप्शन में कोटा ही कोटा प्रतिचयन। हाँ। अगर आपसे पूछेगा कि एक शोधकर्ता जब अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करता है, अनौपचारिक तरीके से संबंधों का आधार पर प्रतिक्रिया कर रहा है, तो बताओ कौन सा होगा? अनौपचारिक तरीके से तो बता देना। नहीं, औपचारिक ये अनौपचारिक है ना। ये देखो यहाँ पर इसके लिए मैंने बोला ना, ये डायरेक्ट नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है, इसलिए अनौपचारिक है। ये अनौपचारिक हो गया। ये व्यक्ति थोड़ी ना इसको जान रहा है, ये व्यक्ति तो इसको जान रहा था, इस व्यक्ति इसको जान रहा था, इसको नहीं जानता ना, ये जानता है इसको, केवल इसको जानता है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? आप मुझे जान रहे हैं, अगर मैंने एक फॉर्म दिया, आप अपने क्षेत्र का जरा सर्वे करिए, तो आपने अपने यहाँ के दो व्यक्तियों को दिया, वो जो व्यक्ति आपने फॉर्म दिया वो मुझे थोड़ी ना जान रहा है, वो तो आपको जान रहा है। लेकिन जिसको आपने फॉर्म दिया है वो मेरे लिए अनौपचारिक हुआ, वो मेरे लिए अप्रत्यक्ष, क्योंकि उसका डेटा आपके पास आएगा और वही डेटा मेरे पास आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए फिर अनौपचारिक बनेगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। एक शोध कार्य जब पहले से जनसंख्या निश्चितकरण नहीं होती है, पहले से जनसंख्या, आप देखो यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है यहाँ से क्या डाटा आएगा। अभी ये भी नहीं है कि जब तक इसको डेटा पूरा ना मिल जाए, इसको भी पूरा डेटा भी ना मिले, तब तक ये चलता रहेगा कोटा। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि एक शोधकर्ता जब पहले से ही जनसंख्या निश्चितकरण नहीं करता है तो वो कौन सा शोध होता है? निश्चितकरण है ही नहीं है कि अभी कितना डेटा आएगा कितना डेटा नहीं है, निश्चित है ही नहीं कुछ है इसमें। तो ये भी आपका हो जाता है कोटा ही। ठीक है, कोटा से कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, आप लोग इसे खासकर ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का? बताइए जरा एक बार। जी सर। चलो सर, फिर ये प्रतिदर्शन कितने टाइप के होते हैं? एक तो गैर संभावना और एक दूसरा? दो टाइप होता है, एक गैर संभावना प्रतिदर्श होता है, एक संभावना प्रतिदर्श होता है। जी। आकस्मिक भी होता है, आकस्मिक प्रतिदर्श भी होता है ना। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श भी होता है। अच्छा, मैंने उद्देश्यपूर्ण बता दिया है, आकस्मिक भी होता है ना, ये भी बता दिया आपको। कोटा भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद जजमेंटल होता है। जजमेंटल, जब कोई शोध करता है किसी शोध कार्य में पूर्व निर्धारित पक्षों को रखता हो, पूर्व निर्धारित पक्षों को, तो निर्णायक, एक प्रकार से निर्णायक प्रतिदर्श के अंतर्गत आ जाता है ना। तो जैसे अब निर्णय ले लिया आपने कि भाई जो लड़का होता है, धारणा बना लिया कि ये माता पिता की क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ये आपने पहले ही निर्णय ले लिया, तो ये अपने तो भेदभाव कर दिया, ऐसी कंडीशन में भेदभाव हो जाता है। तो गैर संभावना भी के अंतर्गत निर्णयात्मक प्रतिदर्श भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ ले तो भी बता सकते हैं आप लोग। पहले ही मन बना लिया कि इन्होंने कि भाई अपने मन में कि लड़कियां, धारणा बना ली कि लड़के अच्छे नहीं होते हैं, पहली धारणा बना लिया।
फिर आपने लड़कों ने धारणा बना लिया कि लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, तो ये एक प्रकार का निर्णात्मक जो है प्रतिदर्श हो जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर पूर्वाग्रह भी देखने को मिल जाती है, ये धारणाएं बना लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आज सैंपल भी समाप्त हो गया। ठीक है भाई।